स्वागत है बच्चों आपका हमारे चैनल मार्क्समैन इन फिजिक्स पर। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर के टेस्ट का, जो कि हम लोगों ने कंडक्ट कराया था। उसके सॉल्यूशंस को हम लोग देखेंगे, डिटेल सॉल्यूशंस देखते हैं। ये क्वेश्चन पेपर आप हमारे लिंक से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर जिसके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है वो क्वेश्चन पेपर वहाँ से देख ले। तो एक एक करके इसके सॉल्यूशंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये पेपर एकदम लेटेस्ट जो पैटर्न है टर्म 1 का, ऑब्जेक्टिव जो पैटर्न है उसके ऊपर बनाया गया पेपर था। आइए देखते हैं, 1 बाय 1 हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। जैसे अगर हम लोग सॉल्यूशन नंबर 1 की बात करें, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अ पर्सन वर्किंग, इसमें असर्शन रीजनिंग के सवाल हैं ये, और असर्शन ये है अ पर्सन वर्किंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विद अ लोड ऑन हिज हेड डज नो वर्क। असर्शन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति जिसके सर पे कुछ वेट है और जो रोड पर चल रहा है वो कोई वर्क नहीं कर रहा। ये बात एकदम सही है, क्योंकि इसको सपोर्ट करने के लिए फोर्स ऊपर लगेगी और डिस्प्लेसमेंट आगे की डायरेक्शन में होगी। तो थीटा जो है वो हम लोग का 90 डिग्री रहेगा। वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ एस कॉस थीटा, और थीटा अगर 90 रहेगा तो वर्क डन 0 रहेगा, क्योंकि कॉस 90 की जो वैल्यू है वो 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो असर्शन है वो हमारा करेक्ट है। अब हम इसके रीजन को देखें। कहता है नो वर्क इज सेट टू बी डन इफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये कह रहा है कोई भी वर्क नहीं होता अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है। तो इसका मतलब ये रीजन भी सही है। हमने असर्शन का रीजन यही दिया था, वर्क डन 0 निकलता है। तो इस क्वेश्चन में ए ऑप्शन करेक्ट है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। लेट अस कम ओवर टू सॉल्यूशन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, असर्शन कहता है द वर्क डन ड्यूरिंग अ राउंड ट्रिप इज ऑलवेज 0। ये कहता है कि अगर हम कोई भी राउंड ट्रिप करते हैं तो इसमें जो वर्क डन होता है वो हमेशा 0 होता है। बात सही है, क्योंकि वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो है एफ एस कॉस थीटा। आप जब कभी भी किसी राउंड ट्रिप में चलते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0, और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो आपका वर्क डन भी क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। तो असर्शन तो ठीक है। रीजन क्या है, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी इन इट्स राउंड ट्रिप। रीजन ये कह रहा है कि किसी भी बॉडी को राउंड ट्रिप में चलाने के लिए किसी फोर्स की जरूरत नहीं होती। ये बात गलत है। राउंड ट्रिप में चलाने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होती है, तो इसलिए राउंड ट्रिप में चलाने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे असर्शन सही है, रीजन गलत है। असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। सॉल्यूशन नंबर 3, असर्शन कहता है कि वर्क डन इज ग्रेटर देन 0 इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्यूट और बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। कह रहा है वर्क डन जो है वो 0 से ज्यादा रहेगा अगर एंगल एक्यूट है या सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन का मतलब है थीटा 0 डिग्री है। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा है, अगर थीटा जो है वो 0 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक रहेगा तो ये बात सही है कि वर्क डन 0 से बड़ा ही आएगा, कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। तो इसका मतलब असर्शन हमारा करेक्ट है। इसका रीजन क्या है, जो इसमें लिखा हुआ है, कहता है वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन इज पॉजिटिव। ये कह रहा है एक इंक्लाइन प्लेन की अगर मैं बात करूं और इस पर एक बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है बॉडी, तो कह रहा है फ्रिक्शन ने जो वर्क डन किया वो पॉजिटिव। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन पॉजिटिव वर्क करती तो ये बॉडी नीचे ही ना आ पाती। अगर बॉडी नीचे आ रही है तो इसका मतलब फ्रिक्शन अपोजिट लग रही है। तुम ध्यान से देखो, फ्रिक्शन इधर लगेगी, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, ये वर्क डन नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो ऑप्शन सी सही है। सॉल्यूशन नंबर 4 की अगर हम लोग बात करें, लेट अस डिस्कस सॉल्यूशन नंबर 4। कहता है अ लाइट बॉडी एंड अ हैवी बॉडी हैव द सेम मोमेंटम, दे हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। कहता है लाइट बॉडी और हैवी बॉडी का मोमेंटम सेम है, तो कह रहा है इनकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। रिलेशन जो होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का, वो होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। अगर मोमेंटम सेम हुआ भी तो भी काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड करेगी। इसका मतलब असर्शन रॉन्ग है, असर्शन गलत है। इसका रीजन क्या कह रहा है, कहता है काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉडी। वैसे भी जनरल फॉर्मूला भी अगर देखोगे काइनेटिक एनर्जी का तो वो 12mv² होता है,
तो काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड करती है, तो इसका मतलब असर्शन भी रीजन गलत है और रीजन भी गलत है, तो इसका आंसर डी करेक्ट है। लास्ट सवाल पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे असर्शन रीजनिंग में कहता है वाटर एट द फुट ऑफ द वाटरफॉल इज ऑलवेज एट डिफरेंट टेम्परेचर फ्रॉम दैट एट द टॉप। कहता है कोई वाटरफॉल है तो ऊपर और नीचे जो पानी है उसके टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। हाँ, उसमें बिल्कुल डिफरेंस होगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन होता है, तो असर्शन तो इसमें सही है। और इसका रीजन क्या दिया हुआ है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर एट टॉप इज कन्वर्टेड इनटू हीट ड्यूरिंग इट्स फॉलिंग, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर बनेगा वो ए बनेगा। तो ये हम लोगों का बेसिकली सेक्शन ए था जिसमें असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस थे, ये खत्म हो गए। आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन की ओर, सेक्शन बी की ओर। ओके, सेक्शन बी में जो दिए गए हैं वो ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। 6 क्वेश्चन कहता है वर्क डन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कहता बताइए ट्रू है या फॉल्स है। तो वर्क डन एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। वर्क डन का फॉर्मूला है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और आप सब ये बात जानते हैं कि दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आता है, तो ये फॉल्स है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। अगला सवाल कहता है फ्रिक्शनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, ट्रू या फॉल्स। अच्छा, इसमें पहले ये समझ लें कि भाई कंजर्वेटिव क्या होती हैं, नॉन कंजर्वेटिव क्या होती हैं। कंजर्वेटिव वो फोर्सेस होती हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, केवल पोजीशन पे डिपेंड करती हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती हैं जो पाथ पे डिपेंड करती है। तो आप अगर दिमाग लगा के सोचोगे तो फ्रिक्शन तो पाथ पे डिपेंड करेगी। एक बॉडी कम चलती है, मान लो एक गाड़ी है इस तरीके से, ये कार है सपोज करो, ये छोटे रोड पर चली है, और मान लो ये एक बड़ा रोड है सपोज करो, यही कार यहाँ पे चलेगी, तो इस केस में फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, तो ये पाथ पे डिपेंड करती है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स है। 8वां सवाल कहता है नो कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। ये बात बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। ना तो कोई कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होती और ना ही कोई कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक होती। देयर इज नो परफेक्ट कोलिजन। अगला सवाल 9 कहता मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन प्रोसेसेस व्हिच डिसिपेट एनर्जी। कहता मैकेनिकल एनर्जी उन प्रोसेसेस में कंजर्व नहीं होती जिनमें डिसिपेट का मतलब है निकलती है, हीट एनर्जी निकलती है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि याद रखें मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, पर आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है। प्रश्न संख्या 10 कहता वर्क डन डिपेंड्स ऑन द एंगल एट विच फोर्स इज अप्लाइड, ट्रू और फॉल्स। ये बात एकदम सही है, क्योंकि वर्क डन इस बात पे डिपेंड करेगा। मेरी बात को समझो, वर्क डन एक ब्लॉक है, मास 5 kg, मैंने ऐसे फोर्स लगा के खींचा, ठीक है भाई, और एक दूसरा ब्लॉक है ऐसे रखा हुआ है, उस पर मैंने ऐसे फोर्स लगाई, मान लो ये 30 डिग्री पे, ठीक है, सेम बॉडी पर। तो दोनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। उसका तुम रीजन भी समझ सकते हो कि यहाँ पे फोर्स के कंपोनेंट हो जाएंगे, ये हो जाएगा F cos 30, ये हो जाएगा F sin 30। तो वर्क डन जो है वो डिपेंड करता है एंगल पे बेसिकली। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन थे सेक्शन बी का। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग शुरू करेंगे सेक्शन सी, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। लेट अस स्टार्ट एमसीक्यूज। देखेंगे सेक्शन सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों के पेपर में ये क्वेश्चन ही गलत हो गया था, तो इसको हमको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। एक पार्टिकल कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, मैं आपके सामने ग्राफ बनाता हूं। ये y, ये x, ये O, ये P, ये Q। और ये एंगल 45 डिग्री। सवाल कहता है अ पार्टिकल इज मूव्ड फ्रॉम 0 0 टू AA। ये 0 0, ये AA अंडर अ फोर्स F वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप फ्रॉम 2 पाथ्स। वन इज OP ऐसे,
एंड पार्ट 2 इज ओ क्यू पी, मतलब पहले तो इसको डायरेक्ट लेग से गए हैं ओ से पी, दूसरे पार्ट में ओ से क्यू से पी, ये क्यू है। कहता है अगर W1 और W2 वर्क डन है इन दोनों केसेस में तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, वर्क डन जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। चाहे तुम इसको यहाँ से यहाँ लेके जाओ तभी भी डिस्प्लेसमेंट यही होगी, अगर तुम इस बॉडी को यहाँ से यहाँ लेके जाओ तभी भी डिस्प्लेसमेंट यही है। तो वर्क डन दोनों केसेस में सेम रहेगा, वर्क डन विल बी सेम, W1 इज इक्वल टू W2। रीजन यही है, अगर रीजन भी लिखना चाहें तो अपन लोग लिख सकते हैं कि एज डिस्प्लेसमेंट इज सेम फॉर 2 केसेस, दोनों केसेस के लिए डिस्प्लेसमेंट सेम है और वर्क डन जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एक फोर्स है वो 3 ग्राम के पार्टिकल पे एक्ट कर रही है इस तरीके से कि पार्टिकल की जो पोजीशन है वो दे रखी है 3t - 4t स्क्वायर प्लस t का क्यूब, मतलब पार्टिकल की जो पोजीशन है वो समय के साथ चेंज हो रही है। कहता बताओ 4 सेकंड में वर्क डन कितना होगा, 4 सेकंड में वर्क डन कितना होगा। तो अब वर्क डन निकालने के लिए क्या काम करो, ये x दे रखा है, यहाँ से v निकाल लो पहले। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx/dt, तो ये बराबर हो जाएगा 3 - 8t + 3t स्क्वायर, ये तो हो गई भाई वेलोसिटी। और अगर मैं यहाँ से एक्सेलरेशन निकालूं सपोज करो तो एक्सेलरेशन हो जाएगा -8 + 60। वर्क डन निकालने के लिए एक ही तरीका है कि मुझे फोर्स निकालनी पड़ेगी और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। फोर्स निकालने के लिए मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो इसने 4 सेकंड में पूछा, तो क्या काम करो, t की वैल्यू 4 सेकंड यहाँ रखो और एक्सेलरेशन देखो कितना आया, -8 + 6 × 4, -8 + 24, एक्सेलरेशन आया 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फोर्स निकाल लो, फोर्स कितना लगा, m × a, मास है आपका 3 ग्राम यानी कि 3/1000 kg और एक्सेलरेशन 16, तो 48 × 10⁻³ न्यूटन, ये तो लगा फोर्स। अब वर्क डन निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट और चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट की तो इक्वेशन ये है ही तुम्हारे पास, इसी में t की वैल्यू 4 रख के देखो x क्या निकलता है, 3 × 4 - 4 × 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब, 12 - 4 × 16 + 64, x निकला 12 मीटर। तो एज वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स 48 × 10⁻³ डिस्प्लेसमेंट 12, 12 × 8 = 96 का 6, 9, 12 × 4 = 48 और 57 × 10⁻³ जूल इंटू, मैंने शायद मल्टीप्लाई गड़बड़ करी है, 12 × 8 = 96 का 6 आएगा ना भाई, 9, 12 × 4 = 48 और 9 576 गुणा 10⁻³ जूल। तो ये तुम लोगों का करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, देख लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, अगर कोई होती है तो तुम देख लेना। मेथड मैंने बता दिया, मेथड बिल्कुल ऐसे ही रहेगा क्वेश्चन को करने का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। Let us move over to next question. Question number 14 कहता है a man drags a block through 10 meter on a rough surface. एक ब्लॉक है, उसमें डिस्प्लेसमेंट करा दी गई है 10 मीटर की एक रफ सरफेस पे। √3 किलो न्यूटन की फोर्स इस पर लग रही है 30 डिग्री एंगल बनाते हुए हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री। तो ये वाला कंपोनेंट हो जाए √3k cos 30 और ये वाला कंपोनेंट √3k sin 30। ये क्या रहा है, कहता है अप्लाइड फोर्स कितना वर्क करेगी, अप्लाइड फोर्स कितना वर्क करेगी। तो ध्यान से देखो, ये वाली फोर्स, ये वाली जो फोर्स लग रही है, ये तो पार्टिकल को चलाने में कोई काम नहीं कर रही, पार्टिकल को ये वाली फोर्स चला रही है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगी भाई √3k cos 30 और डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट है कितना मीटर, 10 मीटर। आंसर क्या निकलेगा, √3k cos 30 की वैल्यू
√3/2 इंटू 10, 3/2 इंटू 10 इंटू के, 2 5 जा 10, तो हुआ 15K, 15 किलो जूल, 15 किलो जूल। बी इज द करेक्ट आंसर 14th का। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 14। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 2 बॉडीज ऑफ मासेस m and 4m आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, इनके मोमेंटम का रेशियो निकालो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला p²/2m। तो दो इक्वेशन बना लो, एक बॉडी का मास है m, तो k1 बराबर कर लो p का स्क्वायर अपॉन में 2m। p को p इसलिए छोड़ा, ओके। मोमेंटम का रेशियो पूछा है, तो p1 काइनेटिक एनर्जी बराबर दिए, k को k ही छोड़ दो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन के लिए क्या काम करो, काइनेटिक एनर्जी k है, मोमेंटम ले लो p2 का स्क्वायर, लेकिन मास उसने दे दिया 4m, तो 2 इंटू में 4m, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। LHS क्योंकि बराबर है तो RHS भी बराबर होगा भाई, p1 का स्क्वायर अपॉन में 2m बराबर p2 का स्क्वायर 2m इंटू 4, 2m ने 2m को मार ही दिया, तो p1/p2 आ गया भाई 1/2 आंसर। रेशियो निकल जाएगा 1/2, सी इज द करेक्ट आंसर। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 15। आइए अगले सवालों पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, देखें। क्वेश्चन नंबर 16, ये कहता है एक बॉडी है जिसका मास है 1 kg, ये एक्सेलरेट करती है यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, मतलब u0 है, और इसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, और ऐसा करने में टाइम लिया इसने 15 सेकेंड। कहता है बताओ कितने टाइम में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 2/9 जूल हो जाएगी। कितने टाइम में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 2/9 जूल हो जाएगी। सो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी 2/9 जूल का मतलब है हाफ mv² इज इक्वल टू 2/9। अब m की वैल्यू तो 1 दे ही रखी है, मतलब v² बराबर 4/9, तो वेलोसिटी बराबर 2/3 मीटर पर सेकेंड। सो बेसिकली सवाल तुमसे पूछ रहा है कि कितने टाइम में वेलोसिटी ये हो जाएगी। अगर 0 से इतने टाइम में हुई तो एक काम करो, इस बॉडी की पहले एक्सेलरेशन निकाल लो। कैसे निकल जाएगी भैया एक्सेलरेशन? v इज इक्वल टू u प्लस at, फाइनल वेलोसिटी 1, इनिशियल 0, एक्सेलरेशन पता नहीं, टाइम 15, तो एक्सेलरेशन आई 1/15 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब अगर ये एक्सेलरेशन है तो तुम्हें ये पता लगाना है कि ये वेलोसिटी कितनी देर में होगी। अगेन यूजिंग v इक्वल्स टू u प्लस at। अब फाइनल वेलोसिटी ये चाहिए 2/3, इनिशियल 0 है, एक्सेलरेशन 1/15 और टाइम t, यानी कि 2/3 बराबर t/15, 3 5 जा 15, t बराबर आ गया 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड में इतनी हो जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी। C इज का करेक्ट आंसर है, C इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, आइए 17th। हाँ, तो 17th क्वेश्चन में कहता है अगर मोमेंटम को 100% बढ़ा दूं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी, परसेंटेज में पूछा। तो पहले तो इनिशियल इक्वेशन ये बना ली, काइनेटिक एनर्जी बराबर p² अपॉन में 2m। अब मोमेंटम 100% बढ़ा दिया तो नया जो मोमेंटम हो जाएगा p डैश, हो जाएगा p प्लस 100% ऑफ p, तो p प्लस 100/100 ऑफ p, तो ये हो गया 2p। नई काइनेटिक एनर्जी को ले लो k डैश, तो 2p का स्क्वायर मतलब 4p का स्क्वायर अपॉन में 2m। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2, डिवाइड कर लो दोनों को, k डैश बाय k बराबर 4p स्क्वायर अपॉन में 2m इंटू 2m अपॉन में p स्क्वायर, ने p स्क्वायर को मारा, इसने इसको मारा, k डैश आ गया भाई 4k। सवाल में उसने पूछा है परसेंटेज इंक्रीज, तो परसेंटेज इंक्रीज फाइनल
माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू में 100, 4k माइनस k अपॉन k इंटू में 100, 3k बाई k इंटू में 100, 300% इज द करेक्ट आंसर एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल थ्योरेटिकल है, 18th क्वेश्चन कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से जो वर्क डन है बाय द नेट फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम है, 18th का ए पार्ट सही है क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है द किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। 19th का सी पार्ट करेक्ट है क्योंकि किलोवाट आवर जो है वो एनर्जी की यूनिट होती है। बहुतों को लगता है पावर की यूनिट है लेकिन एनर्जी की यूनिट है। आखिरी सवाल कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स। 4 फोर्स दे रखी है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और फ्रिक्शनल। तो इसमें अभी पहले भी क्वेश्चन आया था इसी में, डी पार्ट फ्रिक्शनल फोर्स, ये कंजर्वेटिव नहीं है क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड करती है। तो ये हुआ तुम लोगों का क्वेश्चन पेपर खत्म। मैं उम्मीद करूंगा सारे सॉल्यूशंस तुम लोग को इसके समझ में आ गए होंगे और इनकी प्रैक्टिस करते रहना। अगली बार फिर मिलेंगे इसी तरह से किसी पेपर के साथ, कोई और बहुत काम की जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।